So we will be talking about center of mass. सर पीछे की स्लाइड। Okay, एक मिनट है। ठीक है, देखो क्या कहा है। सेंटर ऑफ मास actually gives us information about how mass of body is distributed. उस बॉडी का मास किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर इसका मतलब क्या? तो देखो ये बड़ा कॉमन सेंस का पार्ट है ना। क्या इस प्रकार की कोई बॉडी हो सकती है क्या? हाँ सर, 100% हो सकती है। अब आप जस्ट आपके एक्सपीरियंस के थ्रू इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर रहने के चांसेस है? ए के पास में, बी के पास में, सी के पास में, कहां पर रहेगा? बी के पास में। कैसे बताया आपने? वहाँ पे वेट ज्यादा है, मास ज्यादा है। एग्जैक्टली आपका कहना ऐसा ही है। सर देखो ये बॉडी भले ही इतनी बड़ी दिख रही है बट इसका मेजर मास का डिस्ट्रीब्यूशन इज टुवर्ड राइट हैंड साइड। ठीक है, सो यहाँ पर मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेफ्ट हैंड साइड में कम है। तो जहां पर मास ज्यादा है उधर सेंटर ऑफ मास हो सकता है। सेंटर ऑफ मास अपने को यही बताता है। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा एनालिसिस करके हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भैया देखो ये जो बॉडी है आपकी इसका मास अगर m है, ठीक है, कैपिटल M लेते हैं, तो दिस इज पॉइंट B। इस B पॉइंट पर पूरा m मास सिचुएटेड है ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, और फिर ये बॉडी पर लगने वाले या बॉडी के कारण होने वाली जो कुछ भी चीजें हैं बिल्कुल सिमिलर चीजें ये m करने वाला है।
ठीक है, बॉडी पर अगर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की जैसी मोशन और जो सब चीजें होने वाली है, वैसे ही सभी की सभी चीजें इस एम पर फोर्स या एफ के कारण होने वाली है। बस यही सेंटर ऑफ मास है। तो देखो हमने क्या कहा है, एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर अप्लीकेबल टू पॉइंट मासेस ओनली। पॉइंट मास के लिए ही अप्लीकेबल है। वी एक्चुअली वांट अ पॉइंट वेयर कंप्लीट मास ऑफ बॉडी, अब ये मास कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड को ब्रैकेट में लिखा है। कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड मास ऑफ बॉडी कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सो वी आर सेइंग दिस इज पॉइंट बी, यहाँ पर पूरे बॉडी का मास सिचुएटेड है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस पॉइंट बी को हम इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहेंगे। क्या बात ध्यान में आई? हाँ आया सर। ना? ओके, अब मुझे ये बताओ, सेंटर ऑफ मास निकालना मतलब क्या निकालना? सेंटर ऑफ मास निकालना मतलब क्या निकालना? इनका एवरेज निकालना, इसका इन सभी बॉडीज के पार्टिकल्स का। बॉडी का मास। यही गड़बड़ बहुत बार होती है। सेंटर ऑफ मास कहने के बाद हमारा ध्यान ऑब्वियसली मास की तरफ जाएगा, बट इट इज एक्चुअली ये निकालना है आपको, पोजीशन। You are actually interested in finding out position of this point B। मतलब क्या? So अगर ये मेरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और इस मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूं, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर ए के कोऑर्डिनेट कुछ अलग रहेंगे, बी के अलग रहेंगे, सी के अलग रहेंगे, और थ्रू आउट दिस स्पेस रीजन ये बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो आपको एक्चुअली इस बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना मींस इस प्रकार से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना जहां पर बॉडी का मास सिचुएटेड है, ऐसा आप कंसीडर कर सकते हो। सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना मतलब मास फाइंड आउट नहीं करना है, वी आर एक्चुअली फाइंडिंग आउट सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल मतलब क्या? सेंटर के कोऑर्डिनेट। वैसे सेंटर ऑफ मास मतलब क्या? ये मास कहाँ पर सिचुएटेड है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना मतलब ऐसा पॉइंट, उसके ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना जहां पर कंप्लीट बॉडी का मास सिचुएटेड है, ऐसा हम कंसीडर करके फिर आगे का एनालिसिस कर सकते हैं। क्या मेरी बात ध्यान में आ रही है? सो यस देखो सर। आगे जाते हैं, इसको ही एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सर 1 मिनट, लास्ट स्लाइड। डन सर। चलो देखो, अभी अपन एक सिंपल सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसमें सिर्फ दो पार्टिकल है। ठीक है, एक का एनालिसिस तो अपने को पक्के से पता है, सो अभी सिंपल सिस्टम कंसीडर करते हैं जहां पर दो पार्टिकल्स हैं। और हम कहते हैं these are situated at distance x1 and x2। इसका मास ले लेते हैं m1, इसका मास लेते हैं m2।
ठीक है, अब देखो ये दोनों का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना मतलब क्या करना, तो ऐसा एक पॉइंट फाइंड आउट करना जिसके कोऑर्डिनेट आपको बताने वाले हैं कि इस पॉइंट पर अगर आप इस बॉडी का टोटल मास कितना रहेगा, या टोटल मास ऑफ सिस्टम कितना है, m1 plus m2 m1 plus m2 m1 प्लस m2। ये m1 प्लस m2 कहाँ पर सिचुएटेड है ये आपको पता चलेगा। सो कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास xcm एंड ycm। ठीक है, अब देखो ये एक्चुअली सिर्फ x एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, y एक्सिस पर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब m1 कहाँ पर है, तो x1 डिस्टेंस पर, m2 कहाँ पर है, तो x2 डिस्टेंस पर, और टोटल मास ऑफ सिस्टम कितना है, तो m1 प्लस m2। ठीक है, बस ये आ गया आपका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप इस केस में कहोगे सर इसका y 0 है, इसका भी y 0 है, तो ये न्यूमरेटर 0 आएगा, तो सेंटर ऑफ मास का भी y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये x एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड ही सिस्टम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पर ही रहने वाला है। ठीक है सर, अगर ऐसे पार्टिकल्स बढ़ गए तो क्या कंपलसरी है हमेशा दो ही पार्टिकल रहेंगे? बिल्कुल नहीं है, ऐसे कितने भी पार्टिकल हो सकते हैं। अगर पार्टिकल्स बढ़ गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबके लिए ऐसा एनालिसिस करना पड़ेगा। उस केस में आप कहते हो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कभी कभी एक्स सीएम से भी देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैपिटल एक्स से भी दे सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इस पहला मास कहाँ पर है, दूसरा मास कहाँ पर है, ऐसे सभी मासेस कहाँ पर है, M एम एन एक्स एन डिवाइडेड बाय सिस्टम का टोटल मास। हर बार इतना लंबा लिखने की जगह आप जनरली क्या करते हो, आप समेशन का साइन यूज करते हो, एम आई एक्स आई, जहां पर आई चेंज हो रहा है 1 से लेकर n तक, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, नीचे सिर्फ एम आई चेंज हो रहा है 1 से लेकर n तक। इसे ही आप लिख सकते हो, अब ये तो अलग अलग रहेगा, सभी मासेस के एडिशन मतलब क्या आने वाला है, सभी मासेस के एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन मतलब पूरा मास सभी, हाँ बॉडी का। पूरा मास किसका, बॉडी का, तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल है। ठीक है, ऐसा सभी को जोड़ते हैं तो ये कैपिटल एम आएगा। ठीक है, ओके सर, अगर ये 2 डायमेंशनल है तो क्या ऐसा ही y के लिए लिखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल सही है, ऐसा ही y के लिए लिखना पड़ेगा। अगर ये 3 डायमेंशनल रहेगा तो क्या ऐसा ही z के लिए लिखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल सही है, अगर ये 3 डायमेंशनल रहेगा तो ऐसा ही z के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो हम लिखते हैं
ऐसा ही y के लिए लिखेंगे, y सेंटर ऑफ मास m1 y1 plus m2 y2 plus and so on up to mn yn divided by m1 plus m2 plus and so on up to mn। इसे ही हम लिख सकते हैं summation I equal to 1 to n mi summation I equal to 1 to n mi yi, and we can write similarly for z coordinate m1 z1 plus m2 z2 plus and so on up to mn zn divided by m1 plus m2 plus and so on up to mn equal to summation I equal to 1 to n mi zi divided by summation I equal to 1 to n mi। ठीक है। अब सर एखादी ऐसी केस आई तो कि जहां पर सभी जगह पर सेम मास है, टिपिकली हमारे मॉलिक्यूल्स मटेरियल में ऐसा होता है ना कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रहेंगे, अब सभी मॉलिक्यूल्स का मास सेम रहेगा, ठीक है। तो उस केस में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ m कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। अगर सभी मासेस सेम हैं, m common x1 plus x2 upon m। if all masses are equal, that is m1 equal to m2 equal to m3 equal to m, तो आप आराम से लिख सकते हो। क्या लिखोगे? x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m कॉमन निकाल लिया पहले का, हाँ m कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचने वाला क्या है? समेशन xi, सही है। अपॉन n टाइम्स ऑफ m, सही लिखा है, m प्लस m प्लस m प्लस m n टाइम्स ऑफ m। y सेंटर ऑफ मास को कैसे लिखेंगे? m कॉमन आ गया ब्रैकेट के अंदर, y1 प्लस y2 एंड z के लिए लिख सकते हो m कॉमन अब आपको लग सकता है सर यहाँ पर m कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऊपर का m और नीचे का m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसे ही हम लिख सकते हैं m इंटू समेशन ऑफ xi, x चेंज हो रहा है i इक्वल टू 1 से लेकर n तक डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम, m कॉमन समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n yi अपॉन मास ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब ऐसे बहुत बार हम क्या करते हैं, ये तो हो गया नॉर्मल सिस्टम के लिए। अब जब कॉम्प्लिकेटेड शेप रहेगा, ठीक है, अगर कॉम्प्लिकेटेड शेप है तो हम क्या करते हैं,
हम उसको छोटे छोटे डेल्टा एम इस एलिमेंट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो पीछे की स्लाइड दिखाऊंगा सभी पार्ट दिखाऊंगा। छोटे मास एलिमेंट डेल्टा एम से बनी हुई है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। और इस केस में फिर आप लिखोगे एक सेंटर ऑफ मास इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एम आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ डेल्टा एम। वाई सेंटर ऑफ मास को लिखेंगे समेशन ऑफ डेल्टा एम इंटू वाई आई अपॉन समेशन ऑफ डेल्टा एम, ठीक है। एंड जेड सेंटर ऑफ मास के लिए लिखेंगे समेशन डेल्टा एम आई जेड आई अपॉन समेशन डेल्टा एम आई। बट ऐसे सभी छोटे छोटे को जोड़ना, अगर ये नंबर बहुत बड़ा है तो उस प्रोसेस को क्या कहा है हमने, सभी छोटे छोटे को जोड़ना, और नंबर बहुत बड़ा है, आई की वैल्यू 0 से लेकर 1 लाख तक है, इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सभी मासेस को जोड़ दिया तो बॉडी का पूरा मास आ जाएगा समेशन डेल्टा एम आई एक्स आई आ जाएगा इंटीग्रल एक्स डी एम, समेशन डेल्टा एम आई वाई आई आ जाएगा इंटीग्रल वाई डी एम, एंड समेशन डेल्टा एम आई जेड आई आ जाएगा इंटीग्रल जेड डी एम। इट इज नथिंग बट, ये सभी डेल्टा एम जो एलिमेंट है, छोटे छोटे एलिमेंट जो आप कंसिडर कर रहे हो, वो कौन से एक्स डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, दैट इज एक्स एंड मास, इसका प्रोडक्ट और इन सबको जोड़ना, ये आपको दे देंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो आपको एक्स सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। देखो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी नीचे 1/m और ऊपर रहेगा इंटीग्रल एक्स डी एम। वाई सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा 1/m इंटीग्रल वाई डी एम, एंड जेड सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा 1/m इंटीग्रल जेड डी एम, ठीक है। क्लियर। अब एक ही छोटा सा पार्ट सेंटर ऑफ मास का हमें और समझना है। अगर ऐसा रहा तो यहाँ पर तो आपको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिए हैं, बट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट देने का और कोई तरीका है क्या? हाँ है ना, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। इस प्रकार से कोई तो आयत पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप, ठीक है।
इट इज नथिंग बट कोई जो हमारा ith पार्टिकल है वो एक्स वाई जेड पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो और अगर हमारा पोजीशन वेक्टर, इसका कोऑर्डिनेट रहेगा एक्स सी एम, वाई सी एम एंड जेड सी एम, ठीक है। तो हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, ऐसे सभी एक्स डिस्टेंस की एडिशन करनी पड़ेगी, ऐसे सभी एक्स डिस्टेंस की एंड वहां पर सिचुएटेड मास की एडिशन करनी पड़ेगी, एम आई एक्स आई, एम आई वाई आई, एम आई जेड आई। तो ये हो जाएगा समेशन एम आई इंटू आर आई डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम। तो ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी समेशन एम आई इंटू आर आई, और सभी मासेस को जोड़ दिया तो मास ऑफ सिस्टम, यहाँ पर आरसीएम रहेगा एक्ससीएम आई कैप प्लस वाईसीएम जे कैप प्लस जेडसीएम के कैप, ठीक है। इट इज नथिंग बट, सिर्फ पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में इसे कैसे रिप्रेजेंट करना, फायदा ऐसा है जो इसके पहले हम इतने लंबे लंबे इक्वेशन लिख रहे थे, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग, जेड के लिए अलग, वही सब अब एक इक्वेशन में आ गया। इसमें एक्स भी है, इसमें वाई भी है, इसमें जेड भी है, ठीक है। यस सर। ओके, सो इस प्रकार से सेंटर ऑफ मास निकालने की प्रोसेस है। अब इसमें भी हम मेनली क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन में सिमेट्रिकल बॉडीज ये आती है और मास बहुत बार ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, सिमेट्रिकल बॉडीज और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। तो ऐसे केस में बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर रहेगा वहां पर ही हमारा सेंटर ऑफ मास सिचुएटेड रहेगा। नहीं सर, फिर से एक बार बताओ क्या कहा आपने। सर कह रहे हैं body is symmetrical and mass is uniformly distributed, then geometrical center of body coincides with center of mass। इसका मतलब इस प्रकार से अगर कोई सर्कुलर प्लेट है तो इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर, इसकी पोजीशन सेम रहेगी। इस प्रकार से अगर स्क्वायर प्लेट है, रेक्टेंगुलर हो गई, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां पर रहेगा, जहां पर दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर, तो वही उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट भी या वही सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी रहेगी। अब ज्योमेट्रिकल सेंटर की पोजीशन निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी ऐसे केसेस में आप फटाक से निकाल पाओगे, क्या ठीक है? आ गया ध्यान में? यस सर। यस सर। सर एम को कॉमन रख के देखो देखो देखो, सिंपल है। क्या कहा है हमें, ये कोई एक स्क्वायर टाइप की फ्रेम है और यहाँ पर कॉर्नर्स पर हर एंड पर एम एम इतना मास रखा है,
और इसकी स्क्वायर की लेंथ दी है साइड की, कितनी लेंथ है? 2 सेंटीमीटर। 2 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे क्रिटिकल पार्ट क्या होता है पूरे सेंटर ऑफ मास की जो अपन प्रोसेस करने वाले हैं, हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है सेंटर ऑफ मास निकालना मतलब क्या, पूरा मास जहां पर सिचुएटेड है ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। सो जनरली विथ प्रैक्टिस आपको ये तुरंत आ जाएगा। इस प्रकार से सिस्टम एज्यूम करनी सर आ गया आंसर। कि एक मास सेंटर आपके ओरिजिन पर रहेगा। ठीक है, एक बार ओरिजिन आपको आ गया तो आप हर मास के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट कितने रहने वाले हैं? ये तो ओरिजिन पर है 0,0। इसका क्या रहेगा? 0,2 0,2 या 2,0? 2,0 2,0. हाँ, इसके क्या रहेंगे? 0,2 0,2 एंड ये क्या रहेगा? 2,2 ठीक है, इसको हम M1 कहते हैं, इसे M2 कहते हैं, दिस इज M3 एंड दिस इज M4। सब आपको पता है x कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है? M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस M4 x4 डिवाइडेड बाय सभी m की एडिशन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। M1 कितना है? सभी मासेस है m, सो M1 x1 कितना है? 0। M2 कितना है? m, x2 की वैल्यू कितनी है? 2 2। M3 कितना है? m, वैल्यू कितनी है x की? 2 2। और M4 के लिए x की वैल्यू कितनी है? M 2 0। देखो कोऑर्डिनेट में गड़बड़ मत करो। हाँ, सभी मास को ऐड कर दूं मैं डायरेक्टली 4m। सो देखो m into 0 0, m into 2 is 2m, this is plus 2m, this is again 0। तो ये टोटल कितना आ गया? 4m upon 4m 1। y सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अगेन m1 कितना है? m, y की वैल्यू y1 की वैल्यू 0। m2 कितना है? m, y की वैल्यू 0 0। 3 पर कितना मास है? m, और y की वैल्यू कितनी है? 4 पर कितना मास है? m, और वैल्यू कितनी है y की? डिवाइडेड बाय 4m। 4M 0 0 2m 2m 4m अपॉन 4m 1। क्या आ गए हमारे कोऑर्डिनेट? 1,1 मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर 1 डिस्टेंस पर, यहाँ पर 1 डिस्टेंस पर, मतलब कहीं तो यहाँ पर सिचुएटेड होगा। सर यही तो हमने इसके पहले लिखा था, अगर बॉडी सिमेट्रिकल है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मास एंड ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करते हैं। सही है क्या? If body is Yes, sir. symmetrical and mass is uniformly distributed, अब यहाँ पर uniformly distributed तो नहीं है,
बट देखो इक्वल मासेस से सेम लोकेशन पर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हमारा कहना ये है इस प्रकार के रहता है, इस प्रकार की डिस्क वगैरह है। अब यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था बट इक्वल मासेस थे एंड्स पर। सो जो कोई भी मास पार्टिकल है उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था। एक जगह 3m, एक जगह 2m, एक जगह m, ऐसा नहीं था। इसके कारण हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड हुए। क्या थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.